डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के लिए, स्पेशली 80 से ऊपर के लोगों के लिए, 75 से ऊपर के लोगों के लिए, 80 से ऊपर के लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। आज हम बात करेंगे ऐसे 4 कारण के जो 80 साल हमारी जो उम्र हो जाती है, 75-80 साल, 75 के ऊपर हो जाती है, तो ये हमारी जीवनी शक्ति को, हमारी ज़िंदगी को धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। देयर आर 4 साइलेंट किलर्स। ऐसी 4 चीज़ें हैं, 4 किलर्स हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब होती है। इसकी शुरुआत बहुत पहले हो जाती है, लेकिन इसका असर आपको 80 के बाद, 75 के बाद ज़्यादा दिखता है। और जब इसका असर दिखता है तो ज़्यादा कुछ करने लायक रहता नहीं है। आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, बिकॉज सिस्टम ऑलरेडी डैमेज्ड हो चुका रहता है और सुधार की गुंजाइश कम रहती है। इसीलिए अगर आज आप 60 के हैं, 65 के हैं, 70 के हैं, तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ईश्वर की कृपा रही और आप 75-80 क्रॉस किया और हेल्दी रहे, तो आपको इन चीज़ों की वजह से आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आपके जो फंक्शन है, शरीर के जो कार्य हैं, वो नॉर्मल अवस्था में होते रहें। तो इन 4 चीज़ों को समझना ज़रूरी है। वो क्या हैं, वो क्यों होते हैं और उसको सुधार करने के लिए क्या उपाय हैं। ठीक है, आप देखते हैं बहुत लोग तो 80 के बाद भी अच्छे से रहते हैं, उनका चलना फिरना, खाना पीना, नॉर्मल मूवमेंट, एक्टिविटीज़ सब चलता रहता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का एकदम से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो जाता है और फिर वो उनका जीवन बहुत ज़्यादा नहीं बचता है। तो आज उसी की हम बात करेंगे। अभी कौन सी ये 4 कारण हैं, उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है सेल्यूलर एग्जॉशन। मतलब आपका जो हमारा बॉडी, आपको पता है, वो सेल्स से बने हुए हैं और सेल्स का रेगुलर बेसिस पे पुराने सेल डेड हो जाते हैं और नए सेल्स बनते हैं। जो सेल्स हैं बॉडी में, उसका रिपेयर होता है, नींद के समय में रिपेयर होता है, नॉर्मल अवस्था में भी जब खाना खाते हैं, आराम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके कारण हमारे बॉडी के सेल्स का रिपेयर चालू रहता है। और ख़ासकर रात के वक्त जब आप सोते हैं तो नए सेल का निर्माण होता है। लेकिन अभी क्या है कि एक अवस्था आती है 75-80 के बाद, जबकि सेल्स जो है ना, वो आउट ऑफ स्टीम हो जाते हैं। मतलब उनकी ताकत बहुत कम हो जाती है, उसमें रिपेयर होने की संभावना कम हो जाती है, वो थक जाते हैं। एग्जॉशन मतलब थकान। तो ये जो सेल्स है ना, उसमें थकावट आ जाती है एंड दे रन आउट ऑफ स्टीम। ठीक है, एक ये वेरी क्रोनिक लो ग्रेड ब्रेक डाउन सिस्टम है जो ग्रेजुअली हमारे सेल्यूलर फंक्शन को इम्पेयर करता है, मतलब नुकसान करता है, काम नहीं करने देता है और उसकी वजह से इसमें दिक्कत होने लगती है। ये धीरे धीरे सिस्टमेटिकली हमारे शरीर का जो रिपेयर मैकेनिज्म है बॉडी टूटती है, सेल्स टूटते हैं, फिर रिपेयर होता है। तो रिपेयर का जो मैकेनिज्म है, जिसमें रिपेयर होता है, वो जो अफेक्ट करने लगता है, वो काम नहीं करता है, तो क्या होगा कि आपका रिपेयरिंग नहीं होगा। ये रिपेयरिंग नहीं होगा मतलब आपको छोटी सी चीज़ होगी वही नहीं ठीक होगा। खांसी हुई तो खांसी ही नहीं ठीक हो रहा है। मान लीजिए बुखार हो गया तो बुखार ही नहीं ठीक हुआ। कोई कुछ प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि रिपेयर होने की संभावना कम हो जाती है और फिर आपको बहुत सारी बीमारियां लगने का खतरा रहता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि बरसों से आपका जो मेटाबॉलिक स्ट्रेस है शरीर में, मन पे जो स्ट्रेस पड़ा रहता है, जो रेस्टलेसनेस रहता है, इमोशनल स्ट्रेन होता है, जो आप जीवन भर आपकी भावनाओं पे एक दबाव बना लेता है, शरीर पे दबाव बना लेता है, हार्ट पे दबाव बना लेता है, बेचैनी रहती है, जो मॉडर्न लाइफ है जिसमें इतना प्रेशर रहता है, उसका दबाव बना रहता है। उसके अलावे इसकी वजह से ये सिस्टम जो है ना आपका ख़राब हो जाता है, आपका सेल रिपेयर मैकेनिज्म ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से आपका कार्डियोवैस्कुलर रेजिलियंस, मतलब जो आपके हृदय की जो फंक्शन है
उसमें लचीलापन या उसका फिर से वो ठीक हो सके, उसके होने की संभावना कम हो जाती है और वो कमज़ोर हो जाता है। इसी तरीके से कॉग्निटिव एजिलिटी, मतलब चीज़ों को पहचानना, लोगों को पहचानने की शक्ति है। जॉइंट में फ्लूइड, पैर में, कमर में, सब जॉइंट में फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, जिससे वो मूवमेंट होता है, तो उसकी जो है वो कम हो जाता है। उसके अलावा आपका इम्यून सिस्टम जो है वो लाइफ लॉन्ग परिश्रम करने से इम्प्रूव होता है, उसके इम्प्रूव होने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये सब जो है ये आपका सेल्यूलर एग्जॉशन की वजह से होता है, ये आपके कोशिकाओं के थकावट की वजह से होता है। वो थक जाते हैं, वो चुक जाते हैं, उनमें रिपेयर करने की ताकत ख़त्म हो जाती है और फिर जो है वो आपका उस एज में 80 75 80 के बाद कुछ करोगे भी तो मुश्किल होगी, ज़्यादा नहीं होगा लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे कुछ नहीं तो कुछ तो होगा ही। तो एक तो चीज़ है कि जो अभी हम बात कर रहे हैं वो अगर आप 75-80 क्रॉस करेंगे और इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसको करिए। और अगर आप यंगर हैं मतलब 60 65 70 के हैं तो आप उन चीज़ों को अभी से करना शुरू करिए। कौन सी चीज़ें हैं? न्यूट्रिशन फूड आपको लेना है, होल फूड लेना है। उसके अलावा आपको एक्सरसाइज करना है, पानी आपको बराबर पीते रहना ताकि आपका बॉडी में इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, सूजन और ये इन्फेक्शन आपके शरीर में ना हो। उसके अलावा जो है ये आपको हेल्दी लाइफ फॉलो करना है, अच्छा खाना है, अच्छा एक्सरसाइज करना है, अच्छा वॉक करना है, अच्छा रूटीन फॉलो करना है। ये सब चीज़ अगर आप करेंगे शुरू से और ध्यान रखेंगे तो, और हाँ खुश रहना है बहुत ज़रूरी है ताकि इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस आपको ज़्यादा ना हो। तो अगर आप ये करते हैं तो आपका सेल्यूलर एग्जॉशन की प्रॉब्लम कम होगी या नहीं होगी। तो ये आज से शुरू करिए इन चीज़ों को और ये समझिए जीवन किसका कितना है कोई नहीं जानता है, लेकिन अगर अच्छा लंबा जीवन आपने को ईश्वर देता है तो आपको उस जीवन का आनंद लेने लायक तो होना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ का ध्यान दें। दूसरा है, पहली हो गई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरी चीज़ है साइलेंट डिसअपियरेंस ऑफ डायनामिक बैलेंस। शरीर में बैलेंस की कमी हो जाना, मतलब शरीर आप चलते फिरते हो तो बॉडी लेफ़्ट राइट ना घूमे, उसकी बैलेंस बनी रहे। सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, अनइवन सरफेस पे आप चलते हैं, घर में चलते हैं, कहीं आपको कुछ शरीर में कुछ हो गया तो आप गिर न जाएं, आप फॉल से बचें, गिरने से बचें, आप गिरने की संभावना आपकी कम हो जाए। ये धीरे धीरे आपको ओल्ड एज में होता है। आपको कैसे पता लगेगा? मान लीजिए आपको छोटे से डिस्टेंस में भी चलने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। आप मान लीजिए टेबल पकड़ के या कुर्सी पकड़ के चलते हो या सीढ़ी पे चढ़ते हो तो सीढ़ी का रेल पकड़ के आप ऐसा पकड़ के ऊपर जाते हो, पकड़ के नीचे आते हो। नथिंग रॉन्ग इन दैट, उसमें कुछ गलत नहीं है, सेफ्टी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर उसके बिना आप चल ही नहीं पा रहे हो तो रिस्क है। इसका मतलब है कि आपका डायनामिक बैलेंस बिगड़ गया है। आपको कहीं पे जाना है, सीढ़ी से उतरना है या कहीं जाना है तो आपको हेजिटेशन होगी, मैं जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। ये स्थिति अगर आपके मन में विचार आता है, इसका मतलब कि आपका डायनामिक बैलेंस बिगड़ गया है और इसको ठीक करने की ज़रूरत है। बैलेंस जो है सिर्फ शरीर की बात नहीं होती है, क्योंकि शरीर तो एक चीज़ है, हाथ पैर चलना एक चीज़ है, लेकिन जब आप चलते हैं या कोई काम करते हैं तो शरीर और मन दोनों का कॉम्प्लेक्स इंटरफेरेंस होता है, एक दूसरे के साथ उसका समायोजन होना चाहिए, उसको जो है ना एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो फिर आपको डायनामिक बैलेंस की दिक्कत होगी, आप चल फिर नहीं पाओगे ठीक से और आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं जाऊंगा तो गिर जाऊंगा, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप शुरू से, अभी तो आपकी उम्र अगर उतनी नहीं हुई है तो अभी तो आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे एक्सरसाइज हमने बताए थे, जैसे एक पैर पे खड़े होने का, बहुत सारे एक्सरसाइज करने का, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने का,
ब्रेन हेल्दी फूड खाने के लिए, जैसे वॉलनट है और ये अखरोट है, बादाम है, इस तरह की चीज़ें जो है वो मैंने बताया है अपने पहले वीडियो सब में, जिससे कि आपके ब्रेन फंक्शनिंग इम्प्रूव हो जाती है। क्योंकि सिर्फ शरीर की बात नहीं है, ब्रेन की भी बात है। इंसान का शरीर और ब्रेन दोनों एक ही पार्ट है, एक ही आपके शरीर का ही हिस्सा है। और शरीर के जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, आप चलते हो या कुछ करते हो या हाथ बढ़ाते हो कुछ करते हो, तो मन आप सोचते हो दिमाग से, फिर जो है ब्रेन है वो उसको इंस्ट्रक्ट करता है, तो शरीर को वो भाग वो एक्शन करता है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन का बहुत ज़रूरी। कोऑर्डिनेशन का ज़रूरी का मतलब समझते हैं? कोऑर्डिनेशन का ज़रूरी का मतलब ये हुआ कि ब्रेन की सारी नसें बिल्कुल एक्टिव रहें, जीवित रहें, एक्टिवेट रहें, वो अच्छे से काम करें। और ब्रेन के भी डिफरेंट भाग में, बाएं भाग में, दाहिने भाग में, उनका जो कोऑर्डिनेशन है, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो होना चाहिए। तभी आपका रिस्पॉन्स सही होगा, तभी आप ठीक से एक्ट कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर वो उसमें कहीं प्रॉब्लम हो गई, नसों में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस सिग्नल को ही वो नहीं ले पाएगा, उसको ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। आप सोचोगे कि मैं हाथ बढ़ाऊं, लेकिन आपका हाथ नहीं बढ़ेगा या बहुत धीरे से बढ़ेगा। ये प्रॉब्लम होती हैं। आप देखते हैं बहुत सारे लोग काफ़ी स्लो हो जाते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन फंक्शनिंग स्लो हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ब्रेन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, मतलब आपको ब्रेन को एक्टिवेट करते रहना है, काम करते रहना है, किताब पढ़ते लिखते रहना है, पजल्स टाइप की चीज़ें करनी है, न्यूज़, इन चीज़ों से आपको बाखबर रहना चाहिए, प्राणायाम, ध्यान, योगा करना चाहिए। इन सब चीज़ों से, सांस के एक्सरसाइज करने चाहिए। इन सब से ब्रेन को अच्छे अमाउंट में ब्लड और ऑक्सीजन मिलता है। जब ऑक्सीजन मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में ब्लड मिलेगा, एक्टिवेट रहेंगे, तो फिर आपको तकलीफ़ नहीं रहेगी और ब्रेन फंक्शनिंग आपका ठीक रहेगा। और उसकी वजह से डायनामिक बैलेंस की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों होता है कि बहुत साल तक अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर बैलेंसिंग की प्रॉब्लम होती है। और बैलेंसिंग जो है सिर्फ पैर की बात नहीं है, ये जो है ना, आपका मसल स्ट्रेंथ है, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी है, आपका इनर ईयर फंक्शन है। आपको पता है ना, कान के अंदर बैलेंसिंग लिक्विड होता है जिससे पूरा बैलेंस रहता है। और अन्य चीज़ें जो हैं, ब्रेन का फंक्शनिंग, ये सब मिलके ही ये इंट्रिकेट सिस्टम है जिससे कि आप मूव करते हैं और कोई काम करते हैं। तो ये इन चीज़ों को सही तरीके से काम करें, इसके लिए ज़रूरी है कि शरीर के विभिन्न भागों का एक्सरसाइज, उसका ध्यान, उसका रखरखाव, उसको अच्छा भोजन, उसको न्यूट्रिशनल चीज़ें उसको मिलती रहें, तभी वो अच्छे से काम करेगा। अगर नहीं मिलेगा तो नहीं काम करेगा। और ये 1-2 दिन की बात नहीं, ये कंटिन्यूअस चीज़ें हैं। तो आप अगर 60-65 के हैं तो अभी से इसके लिए सजग हो जाइए, 70 के हैं तो भी उसके लिए सजग हो जाइए, और ये काम आप करिए और ध्यान रखिए। ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सरसाइजेज बताई हैं, जैसे एक पैर पर खड़े रहने का अभ्यास, सिट टू वॉक, मतलब सिट टू राइज एक्सरसाइज में मैंने बोला है, बैठिए और खड़े हो जाइए। फिर उसके अलावा चलते वक्त हमें हील टू टो प्रोसेस अपनाना चाहिए, और भी बहुत चीज़, जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब करने से ये जो डायनामिक बैलेंस है, उसका जो डिसअपियरेंस है वो नहीं होगा, और अगर आप हो भी गया है तो धीरे धीरे आपको वापस मिलेगा। मेहनत लगेगी लेकिन मिलेगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने आपको बताया। सेल्यूलर एग्जॉशन, थकान, कोशिकाओं का अत्यधिक थक जाना, थकान हो जाना, और दूसरा ये है कि डायनामिक बैलेंस का नहीं रहना, उसमें कमी आ जाना। तीसरी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपको रिस्टोरेटिव स्लीप नहीं होना, इरोजन ऑफ रिस्टोरेटिव स्लीप। रिस्टोरेशन स्लीप क्या है? जब आप सोते हो, जब आप आराम करते हो रात में, तो बॉडी अपने को रीस्टोर करता है। रीस्टोर करता है मतलब जैसे आप थक जाते हो, खिलाड़ी का जैसे थकान हो जाता है, वो थोड़ी देर रेस्ट करता है, लेटता है, फिर उसको ताकत आ जाती है, फिर वो खेलने के लिए जाता है। इसी तरीके से आदमी भी जैसे थक जाता है, तो आप अगर मान लीजिए 2 घंटा से काम कर रहे हैं, लगातार फिजिकल काम कर रहे हैं,
जिसमें बहुत शारीरिक परिश्रम है, उसके बाद आप थोड़ी देर रुकते हो, आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करते हो, आराम करते हो, तो क्या होता है, जो सेल्स हैं वो रिपेयर होते हैं। ठीक है, फिर आप रेस्ट करने के बाद फ्रेश होते हो, आपको नई ताकत आती है, पानी पीते हो, कुछ खाते हो, फिर काम पे लग जाते हो। इसी तरीके से बॉडी का जो सेल्स है उसका रिपेयर करने के लिए रात को रिपेयर होता है। जब आप गहरी नींद में सोते हैं, सो जाते हैं, तो आपके बॉडी के सेल्स का रिपेयरिंग चालू होता है। उसमें पुराने जो सेल्स हैं उनका रिपेयर होता है और नए सेल्स बनते हैं। तो अगर स्लीप आपकी अच्छी रहेगी, आपको अगर अच्छी नींद होती है, गहरी नींद होती है 6 घंटे 7 घंटे की, तो फिर ये रिपेयर का काम अच्छे से होगा। अभी रिपेयर का काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे पता लगेगा? ये ऐसे पता लगेगा कि आप जैसे सुबह उठते हो, अगर आपको फ्रेश महसूस होता है, आपको लगता है कि एकदम मैं फ्रेश हूँ, तो इसका मतलब आपको नींद अच्छी आई और आपका बॉडी का सेल का रिपेयर का काम भी अच्छे से हुआ। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, सुबह उठते हैं भी तो वो फ्रेश नहीं रहते हैं, वो उनको नींद ही लगी रहती है, वो थके रहते हैं, उनको ऐसा लगता है बहुत कितना किलोमीटर दौड़ के आए हैं, जबकि वो रात भर सोए हैं, लेटे हैं, लेकिन उनके मन में ऐसा इस तरह का उनको लगता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, आंखें उनकी पूरी नहीं खुलती हैं और वो फुल्ली फिट नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब उनका जो स्लीप है वो रिस्टोरेटिव स्लीप नहीं हुआ, मतलब वो ठीक से नहीं सोए हैं, रात भर वो जगते रहे हैं, उनको नींद गहरी नहीं हुई है। और अगर गहरी नींद नहीं होगी तो बॉडी का रिपेयर नहीं होगा, बॉडी का रिपेयर नहीं होगा तो नए सेल्स नहीं बनेंगे, नए सेल्स नहीं बनेंगे तो बॉडी का फंक्शन अफेक्ट होगा और वो आपको चेहरा देखने से भी लगेगा। बहुत लोगों का कम ही एज में बहुत ज़्यादा एज दिखता है और बहुत सारे लोगों का ज़्यादा एज होने के बाद भी चेहरे पर उतना एज नहीं दिखता है। वो सिर्फ और बहुत सारी चीज़ों का भी कमाल है, लेकिन रेस्टोरेटिव स्लीप का भी है। जो गहरी नींद अच्छे से सोता है उसका बॉडी का रिस्टोर, उसके शरीर का फिर से उसका संचय, उसमें ताकत का आना, ये बेहतर ढंग से होता है। और जिनको नींद नहीं होती है, रात भर करवट बदलते रहते हैं, जगे रहते हैं, उठते हैं, सोते हैं, उनका जो है प्रॉब्लम रहता है। तो ये जो है ना, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको रेस्टोरेटिव स्लीप मिलना चाहिए। और ओल्ड एज में ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है, उनको नींद नहीं होती है, नींद उनको ठीक से नहीं होती है, और नींद नहीं ठीक से होती है तो ये उनको प्रॉब्लम होती है, फिर उनका जो है ना सिस्टम इम्प्रूव नहीं होता है। अभी क्या करना है, अगर हमको नींद नहीं हो रही है ठीक से तो हम क्या उपाय करें? कई सारे उपाय हमने बताए हैं, फिर से बता देता हूँ। सोने का एक फ़िक्स टाइम करिए, उसी समय आप सोइए रात के वक्त। उसके बाद दूसरी चीज़ है, सोने से पहले 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले मोबाइल वगैरह देखना बंद कर दीजिए, बिकॉज आपके ब्रेन को बहुत अफेक्ट करता है और नींद का माहौल बनाने में उसमें दुविधा क्रिएट करता है। मतलब नींद होने के लिए जो माहौल चाहिए, क्योंकि उसमें चाहिए ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए इसमें आपको ऑटोमेटिकली नींद आ जाए, वो होने में, उस माहौल को बनने में वो बाधा डालता है। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हो गई कि रात में जब सोते हो तो रात का जो डिनर है वो आपका बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत हेवी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत हेवी रहेगा तो आपके डाइजेशन सिस्टम पे बहुत लोड पड़ेगा और शरीर की सारी एनर्जी पचाने में ही लग जाएगी, तो रिस्टोरेशन कैसे होगा, सेल प्रिपरेशन कैसे होगा, और पेट भारी रहेगा तो नींद अच्छे से नहीं आएगी। इसलिए आपको खाना हल्का खाना चाहिए, सुपाच्य खाना चाहिए और हेवी खाना नहीं खाना चाहिए। तेल, मसाले, घी, मिठाई, ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। खाते भी तो कम खाएं, लेकिन ज़्यादा ना खाएं। मतलब लाइट डिनर लें, जो भी लेते हैं लाइट डिनर आपको लेना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद आपका आता है उसके बाद क्या है कि आपको डिनर जो है ना अर्ली करना चाहिए, लेट आपको नहीं करना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। लाइट पूरा अंधेरा रखना चाहिए आपको, किसी तरह की लाइट नहीं आना चाहिए। पूरा अगर अंधेरा रहेगा आपको नींद आपको बेहतर ढंग से आएगी, ज़्यादा बेहतर आएगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रूम का बहुत गर्म रूम नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपको
न्यूट्रिशनल डाइट लेनी चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा होगा, तो फिर ये जो है रिस्टोरेटिव स्लीप आपका बेहतर होगा। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ है डिमिनिशिंग ऑफ मीनिंगफुल कनेक्शन, मतलब लोगों से कनेक्शन नहीं होना, लोगों से सोशल सर्किल नहीं रखना, मिलना जुलना नहीं होना, मतलब मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं होना, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। आजकल लोग जो है ना सोशल आइसोलेशन में रहते हैं, अकेलापन उनको बहुत सालता है, किसी से मिलना जुलना नहीं। बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनको किसी से मिलने जुलने का नहीं रहता है, और कोई उनसे ना वो मिलने के लिए जाते हैं ना कोई उनसे मिलने लाता है। फैमिली भी उनकी दूर रहती है, बच्चे बाहर रहते हैं, सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, लोनलीनेस उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ये धीरे धीरे उनकी लाइफ को एक्सपेक्टेंसी को तो कम करता ही है, उनको मेंटली इल भी कर देता है, मानसिक रूप से बीमार भी कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है जिससे बचना चाहिए। इसको ठीक करने के लिए बुज़ुर्गों को चाहिए कि लोगों से मिलें, पुराने दोस्तों से फ़ोन करें, उनसे बात करें, कभी कोई फंक्शन होता है तो उसमें जाएं, कोई फैमिली फंक्शन है उसको अटेंड करें, और बच्चों से बात करें, मिलना जुलना रखें। ऐसी चीज़ें करें जिससे उनका सोशल कनेक्टिविटी बना रहे। सुबह शाम टहलने के लिए जाएं, पार्क में जाएं, नए लोग अपने उम्र के लोगों के साथ कोई ग्रुप बना लें, उसके साथ थोड़ा इंगेज रहें। तो ये सब चीज़ें अगर करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। दोस्तों, ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये आपको जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके बाद इसका अफेक्ट, इसकी तकलीफ़ आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये अभी से करना है, जब आप रिलेटिवली उतने ओल्ड नहीं हुए हैं, 60, 62, 65 के हैं, तो अभी से करना है ताकि इस तरह की समस्याएं से आपको न गुजरना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा और दोस्तों से शेयर करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।